आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस के हिसाब से 1857 के विद्रोह, उसके स्वरूप और उसके परिणामों के बारे में देखेंगे। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इस विद्रोह के पीछे अनेक आधारभूत कारण थे। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह जो है, बंगाल रेजिमेंट के सिपाहियों में इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली चर्बी वाले कारतूस के प्रश्न पर भड़का असंतोष का परिणाम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चर्बी वाले कारतूस जैसे मुद्दे पर इतना व्यापक विद्रोह संभव है? डिज़रायली ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ का कहना ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है कि इतना बड़ा विद्रोह केवल चर्बी वाले कारतूसों से नहीं उपजते हैं। वास्तव में यह औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीतियों, उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष और विदेशी के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। इस विद्रोह के पीछे जो अनेक आधारभूत कारण थे, उनको समझना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में जो है डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत, मतलब गोद निषेध सिद्धांत, इससे भारतीय जनता उत्तेजित हो उठी थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न भारतीय नरेशों व राजवंशों को समाप्त कर दिया गया। अनेक राजवंशों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष बढ़ गया। कई शासकों की पेंशनों तथा पदों का अंत कर दिया गया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। कर्नाटक व तंजौर के शासकों की उपाधि या पेंशन बंद कर दी गई। कैनिंग ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह, तत्कालीन मुगल शासक, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा मुगल सम्राट को केवल राजा माना जाएगा। उसे अब लाल किले के बदले कुतुब मीनार के पास रहना होगा। सिक्कों से बहादुर शाह का नाम हटा दिया गया। मुगल सम्राट को नज़र देना व सम्मान प्रदर्शित करना बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो है अवध का विलय किया गया। इसके विरुद्ध ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और हम देखते हैं कि उस समय कंपनी के आधि संख्यक सैनिक अवध के ही थे। तो इससे एक प्रकार से क्रांति का उचित वातावरण तैयार हो गया था। जहाँ तक प्रशासनिक कारणों की बात है, तो उसमें पहला था कि ब्रिटिश शासन की जो प्रकृति है वो विदेशी थी।
इसके अलावा अंग्रेजों ने आरंभ से ही प्रशासन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। ब्रिटिश शासन के जो नए फौजदारी व दीवानी कानून थे वो भी भेदभावपूर्ण थे। न्यायालय में फारसी के बदले अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया गया और रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारों एवं तालुकेदारों जैसे मध्यस्थों को हटाया जाना। बम्बई के इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीर भूमि का अपहरण किया। तो इससे कुलीन वर्ग भी क्रुद्ध हो गया और किसानों की दशा सुधारने के नाम पर जो स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी माहलवाड़ी प्रणाली लागू की गई, तो प्रत्येक बार किसानों को पहले की अपेक्षा दुगना या उससे भी अधिक लगान लिया गया। इसके अलावा अधिकारी वर्ग में ब्रिटिश अधिकारी वर्ग जो है वो अपने आप को भारतीय कर्मचारियों से पूरी तरह से अलग रखता था, उन्हें हर तरीके से अपमानित करता था। इस नीति से भी भारतीय क्रोधित हो उठे। सामाजिक और धार्मिक कारणों की अगर हम बात करें तो 1813 ईस्वी के बाद भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न मिशनरियों को छूट दी गई। कंपनी के अध्यक्ष मैगलज ने एक बार कहा था कि देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। इसके अलावा सती प्रथा का जो अंत किया गया उससे भी रूढ़िवादी जो भारतीय हैं वो नाराज थे। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा रेलवे व टेलीग्राफ के विकास में भी भारतीयों को एक प्रकार का सांस्कृतिक खतरा नजर आया। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार अगर पुत्र अपना धर्म बदल भी लेता है तब भी पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों की इस नीति ने हिंदू और मुसलमानों में कंपनी के प्रति शंका भर दी। सामाजिक दृष्टि से भी अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार नितांत अपमानजनक था। अंग्रेजों ने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार भी किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहन दिया जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के पूर्णतः विरुद्ध थी। इस प्रकार से जो है संदेह का वातावरण तैयार हो गया और इसी संदेह के वातावरण में चर्बी जैसी कारतूस की घटना हुई जिससे जो है विद्रोह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई। अब हम इस विद्रोह के आर्थिक कारणों की अगर बात करें तो ब्रिटिश व्यापार नीति, भू राजस्व, औद्योगिक नीतियों ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का मात्र आर्थिक उपनिवेश बना दिया था। बेंटिंग ने राजस्व मुक्त भूमि पुनः जमींदारों से छीनने की कोशिश की और आगे भी इसी नीति को जारी रखा गया। जैसा हमने पहले बताया कि बम्बई के इनाम कमीशन ने 20,000 जागीरों को हस्तगत कर लिया। इसके अलावा अवध के राजस्व कमिश्नर ने बहुत से तालुकेदारों के पदों को छीना और यही वजह थी कि अवध का विद्रोह मात्र सिपाही विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह हो गया था।
तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने जितना भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया उससे भी बढ़कर आर्थिक शोषण किया, और बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश आरंभ हो गया। इसके अलावा जो है उद्योग और किसानों से अधिक लगान, उद्योग और व्यापार नष्ट होने से कारीगर बेकार हो गए। वे कृषि पर निर्भर होने का प्रयास करने लगे, किंतु भूमि सीमित थी, कृषि से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। फलस्वरूप जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों से सैनिक असैनिक दोनों रुष्ट हो गए। इन बेरोजगारों ने घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार किया और विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। इस विद्रोह के सैनिक कारणों की अगर बात करें तो इसमें नस्लवाद पर आधारित सैनिक कानून काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था एवं पदोन्नति में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के वेतन बहुत कम दिया जाता था। इसका उदाहरण हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि सेना में एक भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपये मासिक था, जबकि अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपये मासिक वेतन मिलता था। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। 1854 के डाकघर अधिनियम ने सैनिकों के निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी। 1857 में कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम नामक कानून बनाया, जिसके अनुसार सैनिकों को सरकार जहां चाहे वही कार्य करवा सकती थी और उन्हें समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। इसमें जो है समुद्र पार वाली जो भेजने की बात थी, इससे भारतीय सैनिकों में यह भावना दृढ़ हो गई कि अंग्रेज उनके धर्म व रीति रिवाजों पर प्रहार कर उन्हें ईसाई बना रहे हैं, क्योंकि पहले समुद्र पार करके जाना जो है धार्मिक मान्यता के विरुद्ध था। चर्बी वाला कारतूस जो एक तात्कालिक कारण के रूप में उभर कर सामने आया, वो भी सैनिक कारणों में ही समाहित है। जहाँ तक तात्कालिक कारण की बात है, इसकी अगर हम विस्तृत चर्चा करें तो विद्रोह प्रारंभ होने का जो है तात्कालिक कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना। दरअसल 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निश्चय किया। इस नई राइफल के कारतूस में लगे कागज को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी मिली हुई है, जो कालांतर में सही साबित हुई। अतः सैनिकों ने ऐसे कारतूस को चलाने से मना कर दिया। सैनिकों के इस कदम के विरुद्ध कंपनी सरकार ने कठोर कदम उठाया, अतः सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।